हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते, जिनके सीने में जुनून हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने हमारी इस कड़ी में पिछली दो मनोविज्ञान की क्लासें देखी है और हमने जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, आशा है उनसे आपको मदद मिली होगी। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो सेकंड ग्रेड की कर रहे हों, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हों, प्रीवियस अगर पेपरों को देखे और उनके क्वेश्चनों को सोल्व करे तो पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है उनके बारे में। तो इसी कड़ी में दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो पिछले 2017 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था और उससे संबंधित जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन आए थे उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो तो रिट देने से पहले आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। और अगर आप वैसे ही सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन क्वेश्चनों से पता चल जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो देखिए दोस्तों, हम इस कड़ी में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2017 के पेपर में लगे थे उससे संबंधित लाया हूं। आशा है आप इनको देखेंगे और आने वाले एग्जामों में इसी के आधार पर अपनी तैयारी भी जारी रखेंगे। दोस्तों, मैं पहले अवगत करवा दूं कि रिट में थोड़ी रचनात्मक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको थोड़ा देखना होगा, जबकि सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो उनमें अगर हम बात करें तो फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको एक तजुर्बा जरूर मिलेगा कि क्वेश्चनों को कैसे निकालना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। आपको अगर हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, तब हम क्वेश्चनों को आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिएगा, आपको मैं बताता चलूं कि ये जो हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं रिट वालों के लिए खास तौर से हमने ये जो मेहनत की है वो तो आपको पता चल ही जाएगा हमने मेहनत की है या नहीं की है। लेकिन एक क्वेश्चन होगा आपके सामने और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से संबंधित रह सकता है रिट में, और उसी के आधार पर मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों बाल विकास। पहला क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। किसके विकास में? मानव विकास में। अब यहां पर चाहे आप मानव विकास कह लीजिएगा या बाल विकास कह लीजिएगा, तो देखिए कौन सा कथन है। विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी क्लास लेने से पहले एक पेन और कॉपी हाथ में जरूर ले लीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन खुद निकालिएगा ताकि आप जो बच्चे पहली बार अगर बैठे हैं, जीवन में कभी मनोविज्ञान पढ़ा नहीं है, वो तो आराम से कंटिन्यू देखते ही हैं, पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो तैयारी रेगुलर कर रहे हैं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप में हथौड़ा मार रहे हैं, वो जरूर पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और मेरे से भी पहले वो आंसर लगाकर तैयार रखे ताकि आपकी तैयारी को आप जांच सके। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां पर मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत के बारे में पूछा गया है। दोस्तों, तो गलत के बारे में देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा विकास क्या रेखीय होता है, चर्चा करेंगे अभी। विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो ये तो सही है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल ये भी निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही है। तो फिर क्या सही नहीं है? बचा हुआ ऑप्शन ही तो सही नहीं है। विकास क्या रेखीय होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो गलत पूछा गया है कौन सा है दोस्तों? विकास रेखीय होता है, जबकि आपको पता है विकास रेखीय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वृत्ताकार होता है, यानी कि हम कहें इस रूप में होता है, और बिल्कुल इस रूप में रेखीय रूप में कभी भी विकास नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर मानव इस दिशा में बढ़ता है तो वो इस दिशा में भी बढ़ता है, यानी कि उसका
लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो उसकी चौड़ाई में भी निश्चित तौर से क्या होगा, विकास होगा। तो विकास इस प्रकार से हम कह सकते हैं वर्तुलाकार होता है, न कि रेखीय प्रकार से होता है। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर पूर्वानुमान की बात करें विकास के बारे में, आपको पता है बिल्कुल निश्चित तौर से पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे जाकर एक बालक क्या हो सकता है और उसका विकास एक स्तर से दूसरे स्तर पर कैसे हो सकता है। निश्चित तौर से क्या लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि देखिएगा दोस्तों कि जो विकास है वो पूर्व कथनीय है। विकास क्या है, पूर्व कथनीय है। अब पूर्व कथनीय का तात्पर्य यहां पर पूर्व कथनीय। अब पूर्व कथनीय ही क्या है, पूर्व अनुमान है। यानी कि विकास के बारे में हम पूर्व कथन कर सकते हैं, जबकि विकास निरंतर चलने वाली, निरंतर का तात्पर्य आपने देखा होगा। अगर मैं बात करूं तो जो विकास है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली, अनवर्त रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो कभी रुक नहीं सकती है, निरंतर। या यूं कह लीजिएगा विकास क्या है, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक चलने वाली क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये भी सही है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों, विकास क्या है, रेखीय नहीं होता है। विकास क्या नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है। अगर मैं विकास के बारे में थोड़ी और चर्चा करूं तो देखिएगा, विकास के बारे में यह सब जरूर ध्यान में रखिएगा। विकास गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का रूप है। इन चीजों का आप अगर ध्यान में रख जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो विकास जो निरंतर क्या रहती है, गतिशील रहती है, और जो एक क्रम से दूसरे क्रम में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और जिसका पूर्व कथन किया जा सकता है, वही क्या है दोस्तों, विकास है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा आपके सामने व्यक्तित्व के टॉपिक से, कौन से टॉपिक से, व्यक्तित्व के टॉपिक से मैं आपको बताता चलूं। अगर जो आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो प्रत्येक क्वेश्चन उससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित होगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आप निश्चिंत रहिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो व्यक्तित्व के टॉपिक से है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन विद्वानों में से किसने किया है? तो अगर हम बात करें तो ये किसने किया है, लगा लिया होगा आपने, बिल्कुल सही लगाया है आपने। किसने किया है? जुंग ने किया है। किसने किया है दोस्तों? जुंग ने किया है। और यही, क्योंकि इंग्लिश वर्जन ये लिखा जाता है तो इसी का, इंग्लिश वर्जन का ही ये है युंग, जिसे हम सामान्यतः क्या कह देते हैं, जुंग कह देते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखना, ये क्या है आंसर, युंग है। अगर बात इसके व्यक्तित्व के सिद्धांत की कर लें तो युंग साहब ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं भाई? 2 प्रकार बताए थे। एक तो कौन सा, अंतर्मुखी, और एक कौन सा, बहिर्मुखी, और बाद में आपको पता है एक उभयमुखी। बाद में कौन सा, उभयमुखी।
तो ये सिद्धांत किसने दिया था? युंग ने दिया था। और उन्होंने कहा कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो समाज से बचने की कोशिश करते हैं, सामाजिकता से बचने की कोशिश करते हैं और वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। जबकि बहिर्मुखी वो जीवन के बाह्य जीवन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, सामाजिकता में रहने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वाचाल होते हैं, बातूनापन उनमें होता है और वो जीवन के मनोरंजन की तरह जीना चाहते हैं और जीते हैं वो। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो युंग ने इस प्रकार से शुरू में अंतर्मुखी भाई और बहिर्मुखी में बांटा है, जो कि बाद में किसमें, उभयमुखी में उन्होंने किया। तो इस चीज का भी आप क्या रखिए दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, ये तो हो गया है व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगर मैं बात करूं तो देखिए, शेल्डन की बात करें अपन, तो शेल्डन ने भी व्यक्तित्व के कितने भाग बांटे हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? शेल्डन ने 3 प्रकार, व्यक्तित्व के कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों। और ये जो 3 प्रकार शेल्डन ने बताए हैं वो किस आधार पर बताए हैं? शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो 2 आधारों पर किया है, यानी कि इन 2 आधारों को बनाकर 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? गोलाकृति, आयताकार और लंबीय कार या लंबा करती। ये किसने बताया है दोस्तों? शेल्डन ने बताया है, जो शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर बताया है कि जो गोलाकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो सामाजिकता वाले होते हैं, और आपने देखा होगा आयताकार वाले व्यक्ति होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं, ओजस्वी वाले व्यक्ति होते हैं और शारीरिक बनावट उनकी अच्छी होती है। अगर लंबकार की बात करें तो वो दिखने में क्या होते हैं? पतले होते हैं और सुकुमार होते हैं। क्या होते हैं? सुकुमार होते हैं। लेकिन वो किस प्रकार के होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये किसने कहा है? ये शेल्डन मोडे ने कहा है। जबकि क्रेसमार ने कितने प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के? शारीरिक बनावट के आधार पर ही 4 प्रकार बताए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का जो व्यक्तित्व से संबंधित थे। व्यक्तित्व के अंतर्मुखी बहिर्मुखी का वर्गीकरण किसने किया है? जुंग ने किया है। और जबकि शेल्डन ने कितने प्रकार? 3 प्रकार। और क्रेसमार ने कितने प्रकार? 4 प्रकार। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, किस टॉपिक से लिया गया है? चिंतन से। किससे? चिंतन से। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होता है, यानी कि जो सृजनात्मक है वो मुख्य रूप से संबंधित होता है। क्या अभिसारी चिंतन से संबंधित होता है या अपसारी चिंतन से संबंधित होता है, अनुकरण से संबंधित होता है या मॉडलिंग से संबंधित होता है? आप जरूर इसका आंसर तय कर लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करो। आप एक तो जो भी आपकी शिकायतें हों, चाहे हमारे संस्थान से संबंधित रहे हों या हमारे समझाने के तरीके से रहे हों, या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो, ये बिल्कुल आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो उस टॉपिक से संबंधित भी आप सुझाव दे सकते हो। जहां तक संभव हो सकेगा हम समाधान की कोशिश करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम सृजनात्मकता
से संबंधित होता है? क्या अभिसारी चिंतन होता है दोस्तों, क्या अपसारी होता है, या अनुकरण होता है, या मॉडलिंग होता है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो इसका आंसर अभिसारी चिंतन तो नहीं होता है, क्योंकि अभिसारी तो क्या होता है दोस्तों, एक उत्तर की खोज करता है। कितने उत्तर की खोज? एक उत्तर की खोज करता है, जबकि अपसारी चिंतन अनेक उत्तर की खोज करता है। अनुकरण आपने देखा ही होगा, अक्सर छोटे बच्चे हैं बड़ों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। और आपने देखा होगा बांडुरा का जो मॉडलिंग सिद्धांत है वो भी एक क्या है, अनुकरण का ही सिद्धांत है। जिस प्रकार से जो सामाजिकता में बड़े व्यक्ति जैसे टीचर ही है, टीचर का अनुकरण कौन करते हैं, बालक करते हैं। बालकों के संबंधित में, बालकों के रूप में टीचर क्या होते हैं, एक मॉडल होते हैं। तो उसी प्रकार से आपने देखा कि ये मॉडलिंग किससे, अधिगम के सिद्धांत है, और मॉडलिंग का ही क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। तो अल्बर्ट बांडुरा ने यह सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत दिया था। इसकी चर्चा हम कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आगे आएंगे उनमें करेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं सृजनात्मक चिंतन की। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, अपसारी चिंतन। कैसे होगा इसकी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा एक इतना ही बुद्धिमान व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक हो, जबकि एक मध्यम बुद्धि वाला व्यक्ति भी क्या हो सकता है, सृजनात्मकता हो सकता है। अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है वो रटने वाला हो, और कम बुद्धि वाला व्यक्ति यानी कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है चीजों को खोजने वाला हो। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे एक पंखे का आविष्कार है वो भी कौन सा है, अपसारी चिंतन है। ऐसे ही इसका आविष्कारकर्ता भी एक अपसारी चिंतन, यानी कि जो नई नई चीजों का क्या कर सके, सर्जन कर सके, आविष्कार कर सके, वो सभी कौन से होते हैं, सृजनात्मक वाले व्यक्ति होते हैं। या उनमें कौन सा तर्क ना पाया जाता है, आगमनात्मक तर्क ना पाया जाता है। तो इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं दोस्तों कि चिंतन को देखिएगा, चिंतन क्या है। अगर चिंतन की बात करें तो चिंतन क्या है, आपको पता है, चिंतन एक आंतरिक मानसिक चित्रण है, यानी कि जो मन के अंदर किया गया है, मानसिक रूप से किया गया है, जो बाह्य रूप से बाद में प्रकट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक चिंतन का उदाहरण देते हैं, जैसे हम चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज खेलते समय आपने देखा होगा एक व्यक्ति अपनी चाल चलने से पहले कुछ समय के लिए वो क्या करता है, रुक जाता है। हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उसकी चाल क्या होगी, जबकि वो चल जब अपनी चाल चलता है तभी हम तय कर सकते हैं कि संभवतः उसने ये सोचा होगा। तो ये बीच में उसने जो सोचने का कार्य किया ना, वही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो चिंतन एक आंतरिक मानसिक चित्रण है जो बाह्य रूप में क्या होता है, प्रकट होता है। और ये चिंतन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हम कहें अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अगर इसी की बात कर ले हम तो देखिएगा दोस्तों, सामान्यतः इसी चिंतन में क्या होता है, तर्कना होता है। और देखिएगा, समझते जाइएगा, तर्कना दो प्रकार का, एक तो निगमनात्मक और एक कौन सा, आगमनात्मक। इसी प्रकार से
क्या हम ये नहीं कह सकते कि निगमनात्मक तर्कना ही कौन सा चिंतन करता है? अभिसारी चिंतन। और आगमनात्मक तर्कना ही कौन सा करता है? अपसारी चिंतन। कौन सा? अपसारी चिंतन। इसी को हम इस रूप में क्या व्यक्त नहीं कर सकते कि यही क्या कहलाता है? सर्जनात्मक चिंतन। कौन सा? सर्जनात्मक चिंतन। कैसे? इसे समझ लेते हैं। अगर अपसारी चिंतन है यानी कि तर्कना कौन सा? आगमनात्मक है, यानी कि किसी चीज का एक विकल्प न खोजकर बहुत से विकल्प खोजना, वही क्या कहलाता है? आगमनात्मक तर्कना कहलाता है। वही क्या कहलाता है? सर्जनात्मकता कहलाती है। और वही क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। जबकि अभिसारी चिंतन हम कह सकते हैं निगमनात्मक तर्कना की ओर बढ़ता है, और वो बहुत से विकल्प न खोजकर एक वास्तविक विकल्प खोजता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, देखना। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको पेशेंस है देखने का तो आप इस वीडियो को देखिएगा, मजा आएगा। अगर आपको पेशेंस ही नहीं है कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल बीच में ही छोड़ सकते हैं और जहां समझ में आए वहां पर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये माइंड में बिठाना होगा। ज्ञान समझ में आने की बात नहीं है, रुचि की बात नहीं है, चीजें यही आएगी एग्जाम में। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो देखना, 3, 6, 9, आगे क्या होगा? और आपने बिल्कुल आंसर तय कर लिया होगा। बिना कहे ही हम कह सकते हैं कि आगे यहां पर सोच कर देखिएगा क्या होगा। 12 होगा। अब बताइएगा, एक निश्चित आंसर था ना? एक निश्चित आंसर था ना दोस्तों? ये निश्चित आंसर हमें किसकी ओर लेकर जाता है? अभिसारी चिंतन की ओर। किसकी ओर? अभिसारी चिंतन की ओर लेकर जाता है। जबकि हम अगर देखिएगा, शादियों का सीजन चल रहा है, और शादियों के सीजन में अगर हम बात करें तो जैसे हम शादी में सजावट कैसे करें? अब इसका एक निश्चित उत्तर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से सोचा जा सकता है। या परिधानों के बारे में सोचा जा सकता है कि शादी में कौन कौन से नए परिधान पहने जा सकते हैं। तो इनके अलग विकल्प हो गए, अनेक विकल्प हो गए, और वो किसकी ओर लेकर जाता है? हमें अपसारी चिंतन की ओर लेकर जाता है, जिसमें सृजनात्मकता पाई जाती है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि जो सृजनात्मक चिंतन होता है वही क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। जबकि इसी की बात करें, तर्कना में इसे कन्वर्ट करें तो अपसारी ही क्या कहलाता है? आगमनात्मक तर्कना कहलाता है। इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। किससे हैं? अधिगम से हैं। किससे हैं? अधिगम से हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है। यानी कि जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम का सकारात्मक अंतरण कहलाता है, या अधिगम का शून्य अंतरण कहलाता है, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, या समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। आशा है आपने तय कर लिया होगा। इसका आंसर तो आपको भी पता है, बिल्कुल इजी है। अधिगम का क्या कहलाता है? शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसे मैं अगर सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं दोस्तों, तो देखिएगा, देखो, अधिगम
अंतरण। कौन सा? अधिगम अंतरण की बात करें तो ये जो अधिगम अंतरण है वो 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो सकारात्मक, एक होता है दोस्तों नकारात्मक, एक होता है शून्य अंतरण। और इस अंतरण को ही हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ये आप ध्यान में रखना। तो अगर हम बात करें तो आपके सामने मैं एक छोटा सा टॉपिक रख रहा हूं, हो सकता है वो आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिएगा आप एक अंग्रेजी विषय है और आप एक फ्रेंच विषय यानी कि प्राण से भाषा सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? प्राण से भाषा सीखना चाहते हैं। अगर एक तो हम लेते हैं नियंत्रण कक्ष, एक लेते हैं हम प्रायोगिक कक्ष, और एक ले लिया हमने नियंत्रण कक्ष। मान लीजिएगा कि हम 10 बच्चे इनमें लेते हैं और 10 बच्चे इनमें लेते हैं। अगर हमने प्रायोगिक कक्ष वाले बच्चों को ये कहा है कि आप 12 महीने तक पहले क्या सीखिएगा? अंग्रेजी सीखिएगा। क्या सीखिएगा? अंग्रेजी सीखिएगा। और नियंत्रण वाले बच्चों को हमने कहा कि आप अपने दैनिक जीवन में कुछ भी कर लीजिएगा 12 महीने तक, और वो कुछ भी कर रहे हैं। और प्रायोगिक कक्ष वाले 12 महीने तक अंग्रेजी सीख रहे हैं। उस 12 महीने के बाद हमने दोनों ही पक्षों को यह कहा कि अब आप 12 महीने तक क्या सीखिएगा? फ्रेंच भाषा सीखिएगा। 12 महीने बाद जब हम इनका परीक्षण करें तो अगर, सुनना ये, अगर प्रायोगिक जो कक्ष के बच्चे हैं, अगर उन्हें फ्रेंच भाषा नियंत्रण कक्ष वाले बच्चों से पहले सीख ली तो हम क्या कहेंगे? अधिगम का ये कौन सा स्थानांतरण हुआ? सकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम का क्या हुआ? सकारात्मक स्थानांतरण। और अगर प्रायोगिक वाले बच्चे नियंत्रण कक्ष वाले बच्चों से सीखने में कमी दिखाते फ्रेंच भाषा तो हम कहेंगे इससे अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। और अगर हम ये कहें कि दोनों ने ही सही प्रकार से सीखी है, कोई अंतर नहीं पाया गया, प्रायोगिक कक्ष ने भी उतनी ही फ्रेंच भाषा सीखी जितनी नियंत्रण कक्ष ने सीखी, तो हम कहेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं हुआ है, यानी कि शून्य स्थानांतरण। तो ये आपको याद रखना होगा। ये अधिगम के अंतरण का सिद्धांत है। और अधिगम के अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपने देखा, एक तो सकारात्मक अंतरण, एक शून्य अंतरण और एक नकारात्मक अंतरण। यह हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? क्या कर्ट लेविन ने दिया है, या कोल्हर ने दिया है, या अल्बर्ट बांदुरा ने दिया है, या गुथरी ने दिया है? तो आपको पता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? कोल्हर साहब ने दिया है। किसने दिया है? कोल्हर ने दिया है। और कोल्हर ने किस पर दिया था यह सिद्धांत? चिंपैंजी बंदर पर, या चिंपैंजी बंदर पर। किस पर है? चिंपैंजी बंदर पर दिया। और उन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है वो प्रयास और त्रुटि उनमें नहीं होती कि बार बार प्रयास करे फिर त्रुटि होगी और फिर अधिगम होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अधिगम
अचानक संज्ञानात्मक दृष्टि से होता है। एक उन्होंने ये प्रयोग किया चिंपैंजी बंदर पर और उन्होंने पाया कि जो चिंपैंजी है उसे जो क्षेत्र में रखा गया था और केले का जो गुच्छा ऊपर उसके लटका दिया गया, जहां तक पूछना किसके लिए संभव नहीं था, चिंपैंजी के लिए संभव नहीं था। चिंपैंजी प्रयास और त्रुटि नहीं किया उसको प्राप्त करने के लिए, बल्कि कुछ पल तक इधर उधर डोलता रहा, कोई प्रयास त्रुटि नहीं किया। इधर उधर डोलने के बाद में उसने थोड़ा विचार किया और उसके बाद उसने अचानक अंतर्दृष्टि हुई और अचानक अंतर्दृष्टि से उसने बॉक्स पर चढ़ा और वहां पर से उसने स्ट्रिक उठाई और किसको प्राप्त कर लिया, केले को प्राप्त कर लिया। इसी परिस्थिति में अगर उसे दूसरी बार डाला गया तो उससे ये सीखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो याद रखना ये कौन सा है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखना, यानी कि अचानक क्या हुई है, अंतर्दृष्टि हुई है, बल्कि इसमें प्रयास और त्रुटि नहीं किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये सिद्धांत किसका है, कोहलर साहब का है। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। देखिएगा फिर आ गया है किससे, चिंतन से। याद रखना है दोस्तों, आपको चिंतन अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना है। चिंतन में से बहुत से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, क्या धारा है दोस्तों, यहां पर धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, मौलिकता है या स्मृतिकरण है। तो कौन सा नहीं है इसमें, यह पूछा गया है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, स्मृतिकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्मृतिकरण तो किस में पाया जाता है, अभिसारी में। किस में पाया जाता है, अभिसारी चिंतन में पाया जाता है, या यूं कह लीजिएगा निगमनात्मक तर्कना में पाया जाता है। कौन सा, स्मृतिकरण। क्योंकि स्मृति यानी कि सीखना और एक क्रमबद्ध रूप से एक आंसर के लिए सीखना, तो वो तो कौन सा हो गया, निगमनात्मक तर्कना हुआ ना। जबकि मौलिकता विभिन्न विकल्पों की ओर बिना कोई सोचे समझे स्वतंत्र रूप से और लचीलेपन की ओर और धारा प्रवाहित होनी चाहिए, ये सभी तत्व किसके पाए जाते हैं, सृजनात्मक तत्व के पाए जाते हैं। चलिए ये हो गया है चिंतन से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अधिगम की असक्ता। अधिगम की असक्ता से संबंधित यानी कि जो बालक होते हैं, सामान्यतः आपने देखा होगा बहुत से बालक चाहे वो बुद्धि में कितने ही तेज हो, लेकिन उनमें भी क्या पाई जा सकती है, अधिगम की असक्ताएं पाई जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बालक तेज होते हुए भी चुतलाकर बोलते हैं, या तेज होते हुए भी बुद्धि में कभी कभी आपने देखा होगा वह तय और ठय में अंतर नहीं कर पाते, आपने ये देखा होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो उनमें जो पठन से संबंधित, पढ़ने से संबंधित या बहुत सी अलग प्रकार की अधिगम असक्ता पाई जाती है, और अगर उन्हें समय रहते कम नहीं किया गया या ठीक नहीं किया गया तो वो उसके जीवन में उसे शर्मिंदगी के लिए मजबूर कर सकती है, उसके सम्मान को गिरा सकती है। तो याद रखना डिसलेक्सिया एक क्या है, अधिगम असक्ता है, जो क्या मानसिक विकार या पठन विकार, व्यवहार विकार या गणितीय विकार। तो याद रखना दोस्तों पठन विकार। कौन सा, पठन विकार। आपको ये चीज मैं फिर कह रहा हूं, ये चीज याद रखनी है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। कौन सा, डिसलेक्सिया, और किससे संबंधित है, पठन से संबंधित है। जबकि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है। आपको इतना ध्यान में रखना होगा। देखिएगा ये टॉपिक है विविध अधिगमकर्ता की समझ, यानी कि जो आपके रिट में टॉपिक दे रखा है विविध अधिगमकर्ता की समझ, उसमें से है बाल अपराध का कारण नहीं है। क्या शारीरिक दोष नहीं है, बिल्कुल ये तो है। गरीबी बिल्कुल हो जाता है, गरीबी में भी अक्सर बालक है वो बाल अपराध की ओर यानी अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। हालांकि प्रत्येक गरीब अपराध की प्रवृत्ति की ओर नहीं बढ़ता, लेकिन गरीबी में बहुत सी समस्याओं के कारण बालक अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। वही
असफलता के कारण कभी कभी आपने देखा होगा तेज बालक भी अगर उसे जीवन में कभी असफलता मिल जाती है तो वो भी क्या बन जाता है, अपराधी बने जाता है। उचित घरेलू वातावरण, अरे भाई अगर उचित घरेलू वातावरण ही मिल जाए तो कौन कमबख्त अपराध बनेगा रे। तो ये आंसर क्या रहेगा आपका, सही रहेगा, यानी कि इस दृष्टिकोण से सही नहीं है। आंसर तो ये रहेगा सही, लेकिन इस दृष्टिकोण से सही नहीं है, यानी कि बालक अपराध का कारण नहीं है। उचित घरेलू वातावरण अगर यही मिल गया तो फिर अब समझ ही रहे हो बालक अपराध की ओर क्यों उन्मुख होगा। तो शारीरिक दोष भी है, गरीबी भी है, असफलता भी है, लेकिन कौन कारण नहीं है, उचित घरेलू वातावरण नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानसिक आयु किससे संबंधित आ गया है, ये बुद्धि से संबंधित आ गया है, बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित आ गया है। तो मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया है, क्या बिने ने किया है, या स्टर्न ने किया है, या केटल ने किया है, या ट्रमन ने किया है, ये आप मुझे बता दीजिएगा किसने किया है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर लगा लिए होंगे, बिने ने किया है। किसने किया है, बिने ने किया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है बुद्धि पर सबसे पहले काम ही किसने किया था, बिने ने किया था। अल्बर्ट बिने ने जो ये काम किया उसका हमेशा मनोविज्ञान ऋणी रहेगा। सर्वप्रथम उससे पहले ऐसे ही बुद्धि पर सामान्य ही कार्य किया जाता था, लेकिन पहला व्यक्ति बिने था जिसने बुद्धि को एक विशेष प्रकार से कम बुद्धि वाले और ज्यादा बुद्धि वाले के रूप में वर्गीकृत किया, और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी आपको पता है इन्होंने ही दिया। तो अगर हम बात करें बिने के बारे में, तो बिने ने 1905 में साइमन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, साइमन के साथ मिलकर 1905 में आपको पता है औपचारिक रूप से बुद्धि का सिद्धांत के रूप में मापन किया और एक मापनी का निर्माण किया, जिसे 1908 में क्या किया दोस्तों, संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद उस मापनी को उन्होंने क्या कहा, मानसिक आयु संपर्त्य। कौन सा संपर्त्य दिया दोस्तों, मानसिक आयु का संपर्त्य दिया। इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सा, मानसिक आयु का IA का दिया है, यह आपको पता हो गया है। तो मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो याद रखना है बिने ने किया था। किसने किया था, बिने ने किया था। जबकि अगर हम बात करें स्टर्न ने क्या किया, फिर स्टर्न ने 1912 में, कब दोस्तों, 1912 में बुद्धि तब्दी का सूत्र दिया। जबकि मानसिक आयु का संपर्त्य तो किसने दिया है, बिने ने दिया है। जबकि स्टर्न ने क्या दिया है दोस्तों, स्टर्न ने दिया है बुद्धि लब्धि, और उन्होंने बताया बुद्धि लब्धि पर मानसिक आयु घटावा कालक्रमिक आयु। अगर बात करूं मैं MQ बटावा TQ, ये किसने दिया है दोस्तों, स्टर्न ने दिया है। जबकि इन्हीं का सुधार किसने किया था, ट्रमन ने किया था। याद रखना, इसी का सुधार किसने किया था, ट्रमन ने किया था 1916 में। और उन्होंने क्या कहा, मानसिक आयु बटावा
कालक्रमिक आयु और गुणा 100। ये किसने दिया है? ट्रमन ने दिया है। जबकि अगर बात करें हम केटल की, तो केटल ने, आपको पता है रेमंड केटल है, उसने व्यक्तित्व के सिद्धांत पर बात की है। चलिए, ये हो गया किसी मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? बीने ने दी थी। याद रह गया होगा आपको। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या नैतिक को मानते हैं, क्या शारीरिक को मानते हैं, क्या आनुवंशिकता को मानते हैं, या सामाजिकता को मानते हैं? तो इसका सही आंसर आपको बिल्कुल पता है। किसको मानते हैं? सामाजिकता को मानते हैं। वाइगोस्की ने सामाजिकता और सांस्कृतिक रूप से बालक का विकास क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। यह आपको पता है। तो दोस्तों, आज जो आपके 2017 में आए हुए प्रत्येक टॉपिक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं उस पेपर के, वो आपको अगली क्लास में सोल्व करवाए जाएंगे। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे और आपने बिल्कुल इनसे कुछ सीखा होगा और आपकी तैयारी को और आप बढ़ाने में प्रयास करोगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आप अगर ऐसी हमारी कंटिन्यू क्लासेस चाहते हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी करना ना भूले। लाइक तो आप कर ही चुके हो, और अगर कोई आपसे हमें कुछ कहना चाहते हो, कुछ मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।